बच्चों, आज हम केमिकल बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन जब भी सिंपल फार्म में लिखा जाता है तो वो जो फार्म होते हैं या तो सिंपली बैलेंस होते हैं या अनबैलेंस्ड होते हैं। मतलब अगर केमिकल इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन अगर सिंपली फार्म में लिखते हैं, सिंपली फार्म में, तो वो दो टाइप के होते हैं। या तो वो अनबैलेंस्ड होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं या बैलेंस्ड होते हैं, या बैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं, राइट। तो सिंपली फार्म करने का अर्थ है सिंपली जो मिक्स करके हम इक्वेशन को लिखते हैं वो सिंपली फार्म कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ले लिए सपोज दैट हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है। और दूसरे में हमने एग्जाम्पल ले लिया, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो हमें फाइंड होता है जिंक सल्फेट प्लस H2O गैस, राइट। तो अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड किसे कहते हैं, बैलेंस्ड किसे कहते हैं। अगर अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है इक्वेशन को, कि हमें बैलेंस इसको करना क्यों पड़ा। तो पहले बेसिकली सिंपली सा समझ लेते हैं कि अनबैलेंस बैलेंस क्या है, तब हम समझेंगे कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1 एटम। यानी कि ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने देखा 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के एटम है प्रोडक्ट में। यानी कि जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम हैं वो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि जितने हैं उतने तो रहेंगे, क्योंकि हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। यहाँ पर कितने एटम है, 2 एटम। और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम थे, 2 एटम थे, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम थे, 2 एटम थे। तो ये तो इक्वल हो गए, बट ऑक्सीजन के जो एटम है वो इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यानी कि अगर सिंपली लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, अगर रिएक्टेंट के एटम प्रोडक्ट के जो एटम है वो इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। यानी कि एटम्स, नंबर ऑफ एटम लिख लो, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड मीन रिएक्टेंट नॉट इक्वल प्रोडक्ट, राइट। तो इसको अनबैलेंस्ड करेंगे, इसी को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी और बताएंगे क्यों करेंगे। फिर आते हैं इसमें, देखो जिंक के कितने एटम हैं, 1 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। सल्फर के कितने एटम हैं, 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम है। हमने इजीली कैसे फाइंड कर लेते हैं 1 एटम है, देखो जिंक एक सिंगल फार्म में लिखा हुआ है जिंक। हाइड्रोजन H2 है, H2 मतलब 2 हो गया। सल्फर यस लिखा है केवल तो 1, O4 लिखा हुआ है तो 4 एटम। इस तरह इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर जिंक के कितने एटम है, तो 1 एटम है। सल्फर के कितने एटम है, तो 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। अब हम देखते हैं जिंक की इधर कितना, केवल 1 और 1, यहाँ पर भी 1 और 1, यहाँ पर भी 1 और 1। हाइड्रोजन 2 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, इक्वल है, राइट। यहाँ पर सल्फर के 1 एटम है, राइट। यहाँ पर भी 1 एटम है, राइट। 4 एटम है, राइट, 4 एटम है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल है। यानी कि जो नंबर ऑफ एटम है
number of atom of each element is equal on both side, right? यानी कि number of atom in reactant equal to number of atom इन प्रोडक्ट, राइट? तो हम ये कहेंगे कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। यानी कि हम अनबैलेंस्ड बैलेंस को सिंपली देखें कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। अगर नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में इक्वल हैं तो बैलेंस्ड, अगर दोनों साइड में इक्वल नहीं है ईच एलिमेंट के तो हम कहेंगे कि ये अनबैलेंस्ड है। अब ये अनबैलेंस्ड है तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अच्छा, एक सिंपल सा थिंग बताओ, अगर तुम किसी भी चीज़ में मिक्स करते हो, सपोज़ दैट यहाँ पर 2 लीटर कोई चीज़ को ले लिया, ए को ले लिया, और इधर से हमने 1 लीटर किसी चीज़ को ले लिया, सपोज बी को, तो मिक्स होने के बाद ये कितना बनेगा? 3 लीटर ही बनेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 2.5 लीटर हो जाएगा, या फिर अगर हम माने 3.5 लीटर हो जाएगा। नहीं, 2 लीटर हमने मिक्स किया है, 1 लीटर किया है, तो सिंपली 3 लीटर होगा। सिंपली अगर एग्जांपल से देखें कि अगर किसी चीज़ में अगर तुम गेहूं लेकर आओ और 1 केजी डालो किसी चीज़ में, अगर 1 केजी तुम लाकर इसमें शुगर मिला दो, अगर राइस मान लो, राइस लिए, यहाँ पर शुगर लिए, शुगर मान लो 2 केजी, तो ये कितने होंगे? 3 केजी होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि कम ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं। तो कहने का अर्थ यही है कि जब 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है हमारा। यानी कि जो प्रोडक्ट का वेट होगा, तुम्हारे रिएक्टेंट जो रिएक्ट करने वाले हैं उनके इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 2 लीटर 1 लीटर बने तो फाइनली 3 लीटर ही होना चाहिए। यानी कि अगर दिमाग में कन्वर्ट करें तो हमारा सिंपली होता है मास कंजर्व्ड रहता है। यानी कि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, क्योंकि हमने पहले ही जाना वो कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा है बैलेंसिंग क्यों ज़रूरत पड़ी? मास कंजर्वेशन के लिए, राइट। मास कंजर्वेशन के लिए अगर मास इधर जितना है उधर है, यानी कि जितना मिलाते हो कोई चीज़ को और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो उतने ही मास का है, तो हम कहेंगे कि मास कंजर्व्ड है, यानी कि वो बैलेंस्ड है। यही है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ 1 एटम, यहाँ पर टोटल कितने हुए? 3 एटम, यहाँ पर 4 एटम। तो यहाँ पर मास बैलेंस है या नहीं है, कैसे जानेंगे? तो हम जानते हैं कि एवरी एटम क्या होता है? मास रखता है। एवरी एटम क्या रखता है? मास रखता है। क्योंकि हम मास को तो बैलेंस यहाँ पर दिख नहीं रहा है हमें मास, तो मास तो बैलेंस करने में दिक्कत होगी हमें, तो हम किस चीज़ को बैलेंस करेंगे? एटम को बैलेंस करेंगे। ये कहने का अर्थ है कि यानी कि एवरी एटम हैव मास। यानी कि अगर हम एटम है यानी कि मास रखता है वो, क्योंकि मास होता है उसमें। अगर एटम को ही हम बैलेंस कर देंगे तो मतलब समझ लेंगे कि वो मास को हमने बैलेंस कर लिया है। तो हम ज़रूरी नहीं है कि मास को इसका 1-1 केजी पहले पता करें कितना कितना डाले थे, ये ज़रूरत नहीं है हमें। हम एटॉमिक फार्म में लिख लें, एटॉमिक फार्म में लिख लिया और उसके एटम को ही बैलेंस कर दें, क्योंकि जब एटम को बैलेंस करेंगे तो मतलब क्या हो गया? हम उसके मास को बैलेंस कर रहे हैं। तो यही बात है कि एटम मास कर रहे थे। यहाँ पर देखो 3 एटम थे, यहाँ पर 4 एटम है, यानी कि 1 एटम की कमी है। और किसके एटम की कमी है हमारे पास? तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के एटम की कमी है, 1 एटम की। यानी कि यहाँ पर वेट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि रिएक्टेंट का वेट ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्टेंट का मास क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट से, जो कि हम जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 चीज़ों को या 2 से अधिक चीज़ों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो फाइनल निकलने वाला है उसका वेट दोनों के समेसन के ही बराबर होगा ना, तो बैलेंस कहलाएगा। यानी कि अनबैलेंस्ड है तो हमें बैलेंस करना ज़रूरी है। ये दिमाग में आया हमारे कि बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है। तो बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज मास कंजर्वेशन। किसका? मास कंजर्वेशन। ये दिमाग में अपने पैकेट के रूप में रख लो, क्योंकि मास कंजर्वेशन ही बैलेंसिंग को इंडिकेट करता है। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम मास को बैलेंस करेंगे। यानी कि किसी
इक्वेशन को अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो हम बेसिकली मास से नहीं बल्कि किससे करने वाले हैं, एटम से बैलेंस करने वाले हैं। देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितना एटम है और प्रोडक्ट में कितना एटम है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम को बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं एवरी एलिमेंट के, क्योंकि हर एलिमेंट अलग अलग है तो एवरी एलिमेंट के प्रोडक्ट को बराबर करेंगे। उसके बाद से अगर बराबर हो जाएगा तो वो बैलेंस्ड में आ जाएगा। तो अब चलो करते हैं, क्या पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ क्या पढ़ने वाले हैं हम, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। समझ में आया किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मास कंजर्वेशन के लिए, यानी कि बोथ साइड में जो मास होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर मास इक्वल मतलब एटम, नंबर ऑफ एटम इक्वल। चलो एक प्रीवियस जो एग्जांपल लिए थे उसी को पहले बैलेंस कर लेते हैं, जो अनबैलेंस था, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हमने बनाया वाटर H2O, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के वैसे बेटा बहुत सारे तरीके, सिंपल तरीके, 7-8 तरीके, हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस है हीट एंड ट्रायल मेथड, जो तुम्हें करना है एग्ज़ाम में, हीट एंड ट्रायल मेथड से, राइट। वैसे तो एक शॉर्ट में बता देंगे लास्ट में चलकर कि कैसे इजीली हम बिना इतना सॉल्यूशन के ही इजीली हम कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली देखो, हीट एंड ट्रायल मेथड, जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट का वो लिखते हैं, नंबर ऑफ जो एटम है वो प्रोडक्ट का वो लिखते हैं। तो हम लिख दें यहाँ पर इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, राइट। और नंबर ऑफ एटम किस एलिमेंट का, तो H2 का पहले लिख ले, फिर नंबर ऑफ एटम O2 का लिख ले, राइट। तो O2 या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का लिख लो, ऐसे सिंपली फॉर्म करके। तो ये बताओ रिएक्टेंट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, तो 2 हैं, राइट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, एटम कितने हैं प्रोडक्ट में, तो 2 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो सबसे पहला काम होता है जो अनबैलेंस्ड है उसे ढूंढो। तो यहाँ पर दिख रहा है इक्वल है, यहाँ पर दिखा कि अनइक्वल है, तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो 2 है, 1 है, तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाइड कर दे तो काम हमारा बन जाएगा, राइट। तो अब हमारा बात होता है क्या ऑक्सीजन में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें। तो याद रखना हमेशा बेटा, यहाँ पर कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। अगर किसी चीज़ में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट उसके आगे आता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता है, H2O2, चूँकि ये दूसरा सबस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, दूसरा सबस्टेंस। लेकिन अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते आगे तो सबस्टेंस क्या है, वाटर। ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई ना कर करके हमें यहाँ करना पड़ता है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड इक्वल। लेकिन यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह इक्वेशन बनेगा, H2 + O2 दैट इज़ 2H2O। अब ना फिर से देखो कितना हो गया, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कितने हो गए हाइड्रोजन के, 4 एटम हो गए। यहाँ पर तो 2 रह गए ऑक्सीजन के, लेकिन हाइड्रोजन के कितने 4 हो गए, 4 हो गए। तो इसको इक्वल करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा हाइड्रोजन इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब देखो अब ये कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ना मल्टीप्लाई करना, यहाँ करना। तो ये हो गए हमारे 4, ये 2, ये 4, ये 2, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यानी कि अब बैलेंस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। बेसिकली इसी प्रोसेस को तुम इस तरह से कन्वर्ट करके ही लिखोगे एग्ज़ाम में। फर्दर इसमें क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम लिखोगे, फिर इतना लिखोगे इस इक्वेशन के लिए जो हमने बनाया था, जिसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं किए थे, फर्दर बनाएंगे। ये अब कितना हो गया, बैलेंस्ड हो गए, राइट। तो बैलेंस इक्वेशन समझ में आया कि जितना नंबर ऑफ एटम इधर है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 है, यहाँ पर भी 4, ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में कितना होगा, 2 होगा, राइट। अब एक और है कि हम सबसे पहले, ये तो सिंपल था,
एक थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब करके बताते हैं। अगर फेरस को वाटर के साथ मिक्स कर दें तो हम क्या होगा, Fe3O4 + H2O होगा। चलो एक बेसिक तरीका से तो तुमने सीख लिया, बेसिक तरीका ऐसे करोगे। एक और बेसिक तरीका से इसी से कर लेते हैं, देन उसके बाद से साल्ट वाला हम जल्दी जल्दी बता देंगे 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। तो इसमें हम फिर वही बात करते हैं कि क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम, इधर लिख लेते हैं रिएक्टेंट, इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट, ये नंबर ऑफ एटम किसका है, फेरस का, नंबर ऑफ एटम किसका है, हाइड्रोजन का, नंबर ऑफ एटम किसका है, ऑक्सीजन का। 3 ही है ना एलिमेंट, राइट। चलो बात करते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। फेरस के कितने हैं, फेरस के 1 है। फेरस के कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है, राइट, हो रहा है। अब देखो पहला काम होता है, अगर इस सिचुएशन में आ जाए तो ये भी अनबैलेंस्ड है और ये भी अनबैलेंस्ड है, तो हम किसको सबसे पहले बैलेंस्ड करें, है ना। तो 2 चीज़ों को दिमाग में हमेशा पैकेट के रूप में बना कर रख लो। पहला काम होता है जो मोर अनबैलेंस्ड है, यानी कि इसमें डिफरेंट कितना है 3 का और इसमें डिफरेंट कितना है 2 का, तो जो होता है मोर अनबैलेंस्ड उसको करते हैं। पहला काम है मोर अनबैलेंस्ड फर्स्ट बैलेंस। सबसे पहले मोर अनबैलेंस्ड है तो उसको फर्स्टली बैलेंस्ड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसको बैलेंस्ड करेंगे, देन दूसरा हमारा काम होता है जो बाद में बताएंगे भाई, राइट। तो इसको हम बैलेंस्ड करते हैं, तो इसमें 1 है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। किसमें, ऑक्सीजन का 4 का। तो क्या यहाँ मल्टीप्लाई करें कि यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यू हमारा इक्वेशन जो बन के आएगा, यहाँ लिख लेते हैं फेरस +4 का मल्टीप्लाई कर दिया H2O। हमने इधर तो कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, तो सेम टू सेम हूबहू हमने लिख लिया, राइट। अब एक बात बताओ, फर्दर अगर हम बात करें तो एक फिर से लिखेंगे, तो नेक्स्ट पेज में हम इसको लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में हम पिछला जो इक्वेशन था हमारा क्या आया था, फेरस +4H2O बेटा हमने लिख लिया फेरस H2O SO4 और नाउ +H2। ये लास्ट हमारा इक्वेशन जो बैलेंस के प्रोसेस में पहला था कि ये थे, हमने उसमें क्या देखा था, फर्स्ट स्टेप में मोर अनबैलेंस्ड को हमने पहले बैलेंस्ड किया था, फर्दर इस प्रोसेस को हम क्या करने वाले हैं, पहले हम जिस प्रोसेस को सिंपली वही तरीका से अपनाएंगे। पहले लिख लें इन रिएक्टेंट में एटम और इन प्रोडक्ट में एटम, नंबर ऑफ एटम फेरस का ले लें, राइट। फिर नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का, राइट। फेरस के कितने हैं, 1 है। इधर कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन के कितने हो गए अब, 4 2 जा 8। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4। इधर देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। अब बताओ सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड कौन सा है, ये 2 का है और ये 6 का है, डिफरेंट। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे हम, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो मल्टीप्लाई किए 4 का, किधर साइड में, प्रोडक्ट साइड में किसको हमने बैलेंस किया, हाइड्रोजन को। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा या यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि रिएक्टेंट साइड में तो हमने मल्टीप्लाई किया नहीं, तो सिंपली हमने लिख लिया फेरस +4H2O, यानी कि इसमें हमने मल्टीप्लाई किया नहीं तो सेम लिख दिया +4H2, राइट। फर्दर इसी फार्म को लिख लो, इन रिएक्टेंट R ही लिख रहा हूँ, समझ जाना रिएक्टेंट है, इन प्रोडक्ट
राइट। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम आप खुद लिख लेना, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, राइट। फेरस के कितने हैं 1, फेरस के कितने हैं 3, हाइड्रोजन के कितने हैं 8, हाइड्रोजन के कितने हैं 8, ऑक्सीजन के कितने हैं 4, ऑक्सीजन के कितने हैं 4। अब लास्ट में हमारा क्या बचा है, यही बचा है। तो इसमें हमने क्या किया, देखा कि डिफरेंट कितने हैं, कितने डिफरेंट है 2 के डिफरेंट है, यानी कि इसको हमें बनाना है तो हम 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया, और किस साइड में किया, रेक्टेंट साइड में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि न्यू Fe+4, यहाँ ना मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ मल्टीप्लाई करना, H2O बार बार बता रहा हूँ, उसको ना करना, F3O4 + 4H2O। अब देख लो 3 है, 3 एटम बैलेंस, हाइड्रोजन का देखो 8 है बैलेंस, ऑक्सीजन के 4 है बैलेंस, यानी कि ये हो गया बैलेंस्ड। यानी कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पहले मोर अनबैलेंस्ड को करना है, और तो दूसरा हमारा है वो जो सिंगल एलिमेंट है, सपोज ये सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है, तो उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना। ये शॉर्टकट में बहुत ही उपयोगी होगा, जो एग्जांपल देने वाले हैं 1-2 एग्जांपल दे देंगे शॉर्ट से, कि वो इजीली कैसे कर लेंगे हम, बस ये सारा प्रोसेस बिना किए। तो उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना, सबसे पहले हम किसका अनबैलेंस करेंगे, जो मोर अनबैलेंस्ड होगा, और दूसरा दिमाग में हमेशा याद रखना कि जो सिंगल एलिमेंट में रखे हुए हैं उनको सबसे लास्ट में कहेंगे, यानी कि सिंगल फॉर्म एलिमेंट आर मॉलिक्यूल बैलेंस इन लास्ट, यानी कि सबसे पहले बैलेंस्ड को करो, फिर सबसे पहले मोर अनबैलेंस्ड को, देन सिंगल फार्म को होगा उसको लास्ट में करेंगे। तो चलो अब शॉर्टकट में देख लेते हैं कैसे करते हैं। चलो शॉर्टकट के लिए लास्ट एग्जांपल ही लेते हैं। तो लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, फेरस प्लस वाटर = फेरस O3 + H2O, राइट। इसमें देखो सबसे पहले हमारा देखेंगे फेरस 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पर कितने हैं 3 ऑक्सीजन है। तो हमें सबसे पहले कितना बनाना पड़ेगा, इसको 3 बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन। तो 3 बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन, तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाइड कर दिया, राइट। अब 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन, फेरस 2, राइट। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो हाइड्रोजन का हम मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 2 है 6 है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये भी बैलेंस्ड, ये भी बैलेंस्ड। फेरस कितने हैं 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इजीली देखो 2 है 2 कन्फर्म, 6 है कन्फर्म, ऑक्सीजन 3 है कन्फर्म, यानी कि ये क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया, राइट। एक और एग्जांपल ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड + H2O क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंट में बनता है, तो क्या बनता है तुम्हारा, थोड़ी सी बायोलॉजी का भी सीख लो, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंट में सनलाइट मिलता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन गैस रिमूव होता है। अब देखो सबसे पहले देखेंगे कि कौन अनबैलेंस्ड है, ये 6 है, ये कितना है 6 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 1 है, यानी कि ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे टोटल 3 हो जाएंगे, राइट। ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, ये कितना है 2 है, तो ये 8 हो गए, राइट। सबसे ज़्यादा डिफरेंट हाइड्रोजन का देखो कितना है, कितना का डिफरेंट है 10 का डिफरेंट है, कितना का डिफरेंट है 10 का डिफरेंट है, राइट। तो ये कितना है 6 दोनों, और कहीं हाइड्रोजन है नहीं। कार्बन कितने हैं तुम्हारे 6 है। चलो यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन के 12 है, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में डिफरेंट है, तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करेंगे। तो हम इसको कितना बनाएंगे 12 बनाएंगे। तो 12 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अब देखो कितना हो गया, यहाँ पर तो कुछ नहीं, अब देखो यहाँ पर भी 6, ऑक्सीजन कितना 2, और ये कितने हो जाएंगे 12, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6, ये 6 12 6 एंड 2, राइट। अब देखो कार्बन 6 कार्बन समझ में आता है। ऑक्सीजन कितने हैं 8 हैं, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 8 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 8 हैं, सॉरी कार्बन एक ही है ना, गड़बड़ मैंने बोल दिया, राइट। कार्बन अब देखो
कार्बन का हमारा दिमाग में आया कार्बन, क्योंकि ये तो दिख रहा है बैलेंसिंग में चले गए। अब कार्बन है, कार्बन 6 है, यहाँ पर कितने हैं कार्बन, तुम्हारा 1 है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आया, 6 12 12 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, और ऑक्सीजन के 12 एंड इसके 6। यहाँ पर देखो 6 12 6, ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब देखो कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन 12 बैलेंस, ऑक्सीजन कितने हैं 18, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 8 ऑक्सीजन है। तो हमने कहा था ना ऑक्सीजन जब एलिमेंट सिंगल बचे तो उसको लास्ट में करते हैं, तो हमारा दिमाग में आना चाहिए यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करें कि यहाँ, तो सबसे पहले दिमाग हो गया हमारा यहाँ पर बैलेंस्ड करेंगे क्योंकि लास्ट में बचा हुआ है, तो इसमें डिस्टर्बेंस हम नहीं करेंगे। तो अब बताओ कितना बचा हुआ है, टोटल कितना है हमारा 18 है, यहाँ पर कितना हुआ है 8 है, तो ये तो 6 निकाल दे, तो 6 से 6 हम कैंसिल कर दे, बचा कितना 12 और 2, यानी कि इसको 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए किया। अगर ईजिली तरीके से देखते तो आसानी से हो जाता है, ये तुम्हें समझाने के लिए किया, तुम अपने मन से ही ये कर सकते हो अंदर ही दिमाग में करके। एक और एग्जाम्पल ले लो शॉर्टकट, Fe2O3 का प्लस C फेरस बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, यहाँ 2 है, कार्बन सिंगल है, तो इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है, अभी नहीं करना है। इसमें आओ फेरस 2 है, ऑक्सीजन 3 है, ये है, तो ऑक्सीजन को फेरस को भी नहीं कर सकते हैं, तो हम किसको करेंगे, अगर यहाँ पर 2 कर देते क्योंकि सबसे कम तो इसी का डिफरेंट है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक डिफरेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में, और फेरस में भी एक डिफरेंट है, तो हम किसको करें, तो करना तो चाहिए था हमें किसी को भी एक को ले लेते, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि फेरस सिंगल है, तो हम बोले थे सबसे लास्ट में करना है, तो करना है तो लास्ट में करना है, राइट। तो सबसे पहले किसको करेंगे, अब ऑक्सीजन को, जो कंबाइंड फार्म में, तो ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, यहाँ 3 है, तो कैसे करें, तो इस सिचुएशन में हम क्या ले लेते हैं, जब नहीं समझ में आता है तो LCM ले लेते हैं। LCM कितने होंगे इसके 6 होंगे, यानी कि इसको 6 बनाना है, इसको 6 बनाना है, तो 6 कैसे बनेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। अब बताओ कितने हो गए, फेरस 4 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, राइट। कार्बन 3 है और फेरस 4 है, तो अब सिंगल सिंगल वाला कर लेते हैं, कार्बन 3 है, 3 से मल्टीप्लाई, और फेरस कितने 4 है, 4 से मल्टीप्लाई, लो बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन, यानी कि इतना ही जल्दी हमने बैलेंस कर रखा है। तो ये शॉर्टकट है, 2 पॉइंट शॉर्टकट में याद रखना करते समय, और जैसे भी बैलेंस करना हो अपने मेथड से, जिस तरीके से करना हो बैलेंस तुम करो, वो नहीं मायने रखता है। बस बैलेंसिंग में क्या ध्यान रखना है हमें कि नंबर्स ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना चाहिए एवरी एलिमेंट का। फेरस के 4 है, ऑक्सीजन के 6 है, फेरस के 4 है, ऑक्सीजन के 6 है, कार्बन के 3, यानी कि हमने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में इक्वल कर लिया, यानी कि बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग समझ में आ गया पूरी तरीके से, ओके। तो बैलेंसिंग अब कर लोगे आसानी से, तो अपने जितने भी न्यूमेरिकल होगा बैलेंस करना, अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में तुम लिख देना उस इक्वेशन को, हम उसका बैलेंसिंग सिखा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। वैसे 5 टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से होते हैं, तो कंबाइंड केमिकल रिएक्शन है, डिकम्पोज केमिकल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। तो 5 टाइप के हम कल डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ इक्वेशन करेंगे, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और उसके बाद से हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक यू।